modalities and therapies used in the mental disorder. So already we have discussed regarding some of the medical therapies and psychotherapies. So first we are moving on the introduction. So in the introduction, patients suffering from the physical illness are given a specific treatment because causes are specific and signs and symptoms are also specific. कई बार आप देखते हो कि हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, उस मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है. उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा कि जब भी हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साइन एंड सिम्टम्स पूछता है. साइन एंड सिम्टम्स पूछने के बाद उसको उसके हिसाब से वो डायग्नोस करता है. डायग्नोस किसके बिहाफ पर करता है कि ही इज सेंडिंग फॉर द लैब इन्वेस्टिगेशन एंड सम ऑफ द रिपोर्ट्स, and after coming the reports and he will get the conclusion which type of disorder you may have. So according to that he is giving the treatment. So that is a physical illness. What type of physical illness is present in the person and what type of causes are present, and causes are become specific and symptoms are also become specific. According to that he is providing the treatment. So in the psychiatric setting के अंदर treatment may not be so specific. ये जो है स्पेसिफिक होता है वो किस में होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर. बट साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट मे नॉट सो स्पेसिफिक एंड मोस्ट पेशेंट आर गिवन मोर देन वन ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है कि एक डिसऑर्डर के साथ साथ और भी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं पेशेंट को अलग से, जैसे कि सब्स्टिट्यूट के अलावा या अदर मिक्स्ड थेरेपी जो होती है वो यूज की जाती हैं. ठीक है. बट उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको कफ हो रहा है तो कफ की टैबलेट दे दी जाएगी, या आपको फीवर हो रहा है तो फीवर की टैबलेट दी जाएगी आपको, यदि आपको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक टैबलेट्स वगैरह आपको दे दी जाएगी. तो दैट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक. कॉज इज स्पेसिफिक एंड ट्रीटमेंट इज आल्सो बिकम ए स्पेसिफिक. बट इन द साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट इज नॉट सो नो स्पेसिफिक. इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिसऑर्डर, ठीक है, वी कैन गिव मोर ट्रीटमेंट. जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर जो सिम्टम्स होते हैं उसके बिहाफ पर नहीं देते, हम टोटल प्रॉब्लम को सबसाइड करके और उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे थेरेपी के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा कम करते हैं. सो दैट इज द साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स और मॉडलिटी. So these treatment methods are vary from the patient to patient. मतलब patient to patient treatment दिया जाता है, ये एक प्रकार से मेथड होता है. Some patient do not want treatment, may not cooperate with the doctors and nurses. इसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं, कुछ जो पेशेंट जो होते हैं जो मेडिसिन को रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, and they are not cooperating with the doctors and nurses while they are taking the treatment. Nurses has the important role to play in the treatment of the mentally ill patient. Nurses का बहुत बड़ा रोल होता है कि mentally ill patient को किस तरह का treatment civil administered. Then nurses who has closer contact with the patient than any other members of the hospital team. Nurses का very close contact किससे रहता है, patient के साथ, ना कि other hospital team के साथ. So this is a brief introduction about the psychiatric treatment. Then physical therapy. What are the physical therapies? These are the treatment approaches that use the physiological and physical interventions to effect the behavioral changes. ये एक प्रकार से ट्रीटमेंट अप्रोच होती है जहां पर फिजियोलॉजिकली और फिजिकल इंटरवेंशंस डेवलप किया जाता है जिससे कि पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है. इसके अंदर फिजिकल थेरेपी में पेशेंट का जो बिहेवियर जो चेंज होता है, जो हम क्या करते हैं, फिजिकल थेरेपी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल और फिजिकल इंटरवेंशंस. सो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपीज आर साइकोफार्माकोलॉजी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लाइट थेरेपी, रिपीटेटिव transcranial magnetic stimulation therapy. So these four type of therapy we are using as in form of physical therapy. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि what do you mean by the physical therapy and what are the somatic therapy. somatic therapies कौन कौन सी होती है, physical therapies कौन कौन सी होती है. तो physical and somatic therapies are the same, there is no difference. अब उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से चार ऑप्शन आपको दिए हुए, इन चार ऑप्शंस में फिजिकल थेरेपी कौन सी है. तो आपको उसमें राइट ऑप्शंस के अंदर यदि आपके माइंड के अंदर चार ऑप्शन हैं तो आप उसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप दे सकते हो. साइकोफार्माकोलॉजी आता है आपका फिजिकल थेरेपी के अंदर, याद रखना.
इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ईसीटी आती है, थर्ड आपका लाइट थेरेपी आती है, एंड फोर्थ वन आती है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी. So these all comes in the physical therapies. Now we have to move on the psychopharmacology. Psychopharmacology क्या होती है? साइकोफार्माकोलॉजिकल मतलब होता है कि फार्माकोलॉजिकल जो हम स्टडी करते हैं उस फार्माकोलॉजी के अंदर उस किस ड्रग को किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी. साइकोफार्माकोलॉजी क्या है? ऐसी साइकेट्रिक ड्रग्स जो साइकेट्रिक पेशेंट को दी जाती है. साइकेट्रिक पेशेंट को कोई भी साइकेट्रिक ड्रग दी जाती है उसको हम कहते हैं साइकोफार्माकोलॉजी. A medication that affect the psychic function, behavior and experience. पर्सन जो मेडिकेशंस होती हैं वो पर्सन के साइकिक फंक्शंस को अफेक्ट करती है, पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करती है, पर्सन के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस. Psychotropic medications are affecting the psychic function, behavior and experience of the person. So these medications have the significant effect on the higher mental function. Psychopharmacological agent are the first line treatment for the nowadays बहुत ज़्यादा psychopharmacological treatment को use किया जाता है. This is a common treatment. Now we have to move on the terms. Terms होती है, terminologies होती है. Terminology के अंदर first हम बात करेंगे efficacy. What do you mean by the efficacy? Efficacy means it refer to the maximum therapeutic effect that a drug can achieve. Efficacy का मतलब होता है कि जो भी ड्रग्स होती है उस ड्रग से थेराप्यूटिक कितना ज्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट रिड्यूस होता है उसको कहते हैं एफिकेसी. ठीक है, जो हम ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग से हमें कितना रिलीफ मिलेगा, दैट इज नोन एज एफिकेसी. जितने अमाउंट में हमारा रिडक्शन होगा या उसके अलावा हमारा इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा उस ड्रग से, उसको कहते हैं मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट बाय द ड्रग्स. सो दैट इज नोन एज एफिकेसी ऑफ द ड्रग. ये ड्रग की क्या एफिकेसी है, क्या क्षमता है, पोटेंसी क्या है? इट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ द ड्रग नीडेड टू अचीव द मैक्सिमम इफेक्ट. ठीक है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कितने डोज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, उस पर्टिकुलर इफेक्ट को या कोई साइड इफेक्ट को या पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स को अचीव करने के लिए, इफेक्टिव अचीवमेंट करने के लिए जितने अमाउंट की डोज दी जाती है उस डोज को हम कहते हैं पोटेंसी. ठीक है, जो लो पोटेंसी ड्रग्स होती है जिनकी कम डोज होती है वो क्या करती है? लो पोटेंसी ड्रग रिक्वायर्ड हाई डोजेस टू अचीव एफिकेसी. जो लो पोटेंसी ड्रग्स होती है उनकी मतलब जो डोज होती है वो हायर, जैसे कि 100 mg है, 200 mg है, और उस पेशेंट को हमें क्या देनी है? 500 mg. तो हम क्या करेंगे? उसको डबल डोज करेंगे, तो उसकी जो हाई डोज है उसको अप्लाई करेंगे टू अचीव द एफिकेसी. सो हाई पोटेंसी की ड्रग होती है उसकी एफिकेसी को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे, मतलब डोज कम कर देंगे. जैसे आप कई बार आप जाते हो, डॉक्टर ने लिखा आपको 200 mg आपको देना है सुबह से आप, और मार्केट में वो 200 mg ना होकर के 400 mg है मार्केट के अंदर, तो आप क्या करोगे? 400 mg टेबलेट ला करके उसकी आधी टेबलेट आप सुबह से आप दोगे. ठीक है, जिससे कि आपकी उसकी जो डोज है वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, यदि आपको डॉक्टर ने लिखा है 500 mg और मार्केट में वो मिल रही है आपकी 250 mg, तो क्या करोगे? आप डोज को बढ़ा करके डबल डोज आप उसको पेशेंट को दे सकते हो, जिसको कहते हैं पोटेंसी. यहां पर हम हाफ लाइफ की बात करें, इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ ऑफ द ड्रग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि जो ड्रग्स बॉडी हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली जाती है, तो जो ब्लड के अंदर डायरेक्टली जा रही है तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा होता है, इट इज ए टाइम द ड्यूरेशन दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ड्यूरेशन. उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम से वो रिमूव होती है. किसमें आती है वो? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर से वो जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जो आपकी किडनी के द्वारा वो आधी ड्रग बाहर निकाल दी जाएगी, आधी ड्रग आपकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो वो काम करती है. ठीक है, सो इट इज अ टाइम, जितना ड्यूरेशन उसमें लगता है, ठीक है, उसको ड्रग को ब्लड स्ट्रीम से निकालने में, ब्लड स्ट्रीम से यदि हाफ ड्रग्स को निकालना है और जिससे उतना जो टाइम लग रहा है उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ. ड्रग्स विद ए शॉर्टर हाफ लाइफ may need to given a once a day.
यदि जिस ड्रग की जो लाइफ है वो है कम है, तो उस कंडीशन में उस ड्रग को केवल हम एक ही बार में, एक ही दिन में एक बार दे सकते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। एगोनिस्ट ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर। और एंटागोनिस्ट क्या होती हैं? जो हमारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ऐसी ड्रग्स जो हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं उनको कहते हैं एंटागोनिस्ट, और जो हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं उन ड्रग को हम कहते हैं एगोनिस्ट। So now we have to move on the neurotransmitters. So neurotransmitter क्या होते हैं? These are the chemical messenger. जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। That travel from the one brain cell to the another brain cell. मतलब एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल्स में ट्रेवल करते हैं। जो क्या होते हैं? वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर they are traveling from one brain cell to the another brain cell, ठीक है, that is known as neurotransmitter। आप समझ में आ गया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर, ना कि फिजिकल मैसेंजर। दीज आर द केमिकल मैसेंजर जो एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल्स में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा? एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बाय द एंजाइम फ्रॉम द सर्टेन डाइटरी अमाइनो एसिड और प्रीकर्सर्स, ठीक है। जो हमारे ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? डाइटरी अमाइनो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रीकर्सर्स के अंदर पाए जाते हैं, जो एंजाइम्स के द्वारा सिंथेसाइज हो जाते हैं। These are the stored in the axon terminal of these presynaptic neuron। एक तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? एक एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। तो these are the stored in the axon terminal and they are transmitting from the presynaptic neuron to the another post synaptic neuron। An electrical impulse through the neuron stimulate the release of the neurotransmitter into the synaptic cleft। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब जनरेट होती हैं, जब जनरेट होती हैं तो किसके द्वारा होती है? वो न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होते हैं। जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल मैसेंजर हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर मूव करेंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। Next we have to move on the receptors. What are the receptors? These are the molecules situated on the cell membrane that are binding site for the neurotransmitters। जो neurotransmitters होते हैं उनकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर सिचुएटेड होते हैं। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर ये जो उनके ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल सिचुएटेड होते हैं जो एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर्स को, केमिकल मैसेंजर्स को बाइंडिंग के काम करते हैं, उनको बांधने का काम करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या करेंगे? ये रिसेप्टर कहाँ रहेंगे? सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स के रूप में सिचुएटेड रहते हैं। जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर आवागमन करते हैं तो उनको एक बाइंडिंग करते हैं, उनको बाइंडिंग साइट्स डेवलप करते हैं। द सिनेप्स सेपरेट टू न्यूरॉन। जो सिनेप्स होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, टू न्यूरॉन्स के अंदर, प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के अंदर। सो दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर स्टोर्ड इन द वेसिकल्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और वेट करते हैं कि रिलीज होने के लिए। और कहाँ रिलीज होंगे? वो सिनेप्स के अंदर। सिनेप्स में रिलीज होने से पहले उनको वेट करना पड़ता है और वो ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। आफ्टर द न्यूरोट्रांसमिशन दे आर आइदर रीअब्जॉर्ब। न्यूरोट्रांसमिशन क्या होता है? जब न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है तब क्या करते हैं? ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअपटेक हो जाता है, या उसके बाद ये स्टोर हो जाते हैं बाय द प्रीसिनेप्टिक सेल फॉर द लेटर यूज। फिर वेसिकल्स में ही वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहां पर जब उनको दोबारा जरूरत पड़ती है तब वहां से उनको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका किन के द्वारा होता है ये एक्टिविटी?
मेटाबोलाइज जो क्रिया होती है वो एंजाइम्स के द्वारा होती है। एंजाइम्स में आपके मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज MAO होता है और कोलिनेस्टेज होता है, कोलिनेस्टेज होता है और मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, किसको करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, जो क्या होता है, कई जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो तो हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बट कुछ नहीं हो पाते, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीअब्जॉर्ब होकर के वहां पर स्टोर हो जाते हैं, किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर। यदि बाद में उनको यूज करना होता है, यदि उनकी जरूरत पड़ती है तो वापस से फिर रिलीज हो जाते हैं। So during the neurotransmission, the chemical neurotransmitter released from the storage vesicle in the presynaptic cell. न्यूरोट्रांसमीटर के समय क्या होता है, ट्रांसमिशन के समय केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, कहां से, वेसिकल से, किस में चले जाते हैं, प्रीसिनेप्टिक सेल्स के अंदर। उसको प्रीसिनेप्टिक सेल्स को क्रॉसेस करते हुए सिनेप्सिस में चले जाएंगे और सिनेप्सिस में जाने के बाद क्या होता है, रिसेप्टर के द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन में उनको बाइंड कर लिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिसेप्टर्स। सो यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखाया है यहाँ पर कि फर्स्ट जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ये वेसिकल्स हैं, आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। यहाँ पर पूरा जो फर्स्ट आपका है ये तो हो गया आपका प्री सिनेप्टिक, और जो नीचे वाला है वो है पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इसके अलावा एक्सॉन ऊपर है प्री सिनेप्टिक सेल्स के अंदर। यहाँ पर ये जो जब रिलीज होते हैं इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। दे आर रिलीजिंग फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जगह होती है हम उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो होते हैं ये रिसेप्टर्स होते हैं जो एक कूप की तरह बने हुए हैं। उन कूप में जो रेड डॉट्स होते हैं इसका मतलब है कि दे आर बाइंडिंग बाय द रिसेप्टर के द्वारा उनको बाइंड कर लिया जाता है एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा, और उनको वापस से पोस्टसिनेप्टिक सेल्स के अंदर एंटर करा दिया जाता है। ठीक है, यदि वो वापस से नहीं होता तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सो जनरल गाइडलाइन हम क्या यूज करेंगे रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द साइकेट्रिक। साइकेट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे, जनरल गाइडलाइन यूज करेंगे कि किस तरह ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नर्स इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग, एनी टाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, एंड शी कैन नॉट प्रिस्क्राइब द ड्रग when there is no written order. So written order is very important part here, which is written by the doctor order, and she should administer the drug. All medications are given, it must be charted on the patient case record sheet. While giving the medication always address the patient, patient को नाम से पुकारा जाता है, उसको उसका आइडेंटिफाई किया जाता है कि वही पेशेंट है जिसको ड्रग जो दी जा रही है वो ड्रग उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, डू नॉट लीव द पेशेंट अंटिल द ड्रग इज स्वालो। जब तक कि पेशेंट उस ड्रग को स्वालो नहीं कर लेता तब तक हम पेशेंट को ड्रग को उसको बाथरूम में या कहीं उसके रूम में जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करते हैं। दे आर नॉट अलाउइंग द पेशेंट। Do not permit the patient to go to the bathroom to take the medication. Do not allow one patient to carry the medication to the another patient. मतलब एक पेशेंट की जो ड्रग्स होती है वो दूसरे पेशेंट को हम कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्टोर करता जाता है और स्टोर हो गई ड्रग तो उनकी जो हाई डोज है वो ले लेता है और सुसाइड कर लेता है। If it is necessary to leave the patient to get the water, पेशेंट को हमें क्या करना है कि यदि पेशेंट को पानी लाने के लिए छोड़ना है तो डू नॉट लीव द ट्रे within the reach of the patient. Do not force the oral medication because of the danger of aspiration. हम उसको oral medication देने के लिए force नहीं करते हैं। यदि वो हम force करेंगे तो क्या होगा, इससे aspiration की condition develop हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा serious होती है और स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द स्टूपोरस पेशेंट। जो स्टूपोरस पेशेंट होता है उसके लिए जो कोमा में रहता है। चेक द ड्रग्स डेली फॉर एनी चेंजेस। कोई भी चेंजेस आ रहे हैं ड्रग के अंदर या उसके कलर में या ऑर्डर में या नंबर में, तो उस ड्रग का मतलब एक्सपायरी डेट हुई है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट। एंड बॉटल शुड बी टाइटली क्लोज। जो बॉटल्स होती है ड्रग्स की वो टाइटली क्लोज होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए, एंड लेबल शुड बी रिटन लेजिबली एंड इन द बोल्ड लेटरिंग। Then poison drugs are to be legibly labeled and kept in the separate cupboard. Make sure that the adequate supply of the drug is on the hand, but do not overstock. Make sure no patient has access to the drug cupboard. Drug cupboard should always be kept locked when not in use.
Never allow patient or worker to clean the drug cupboard, and drug cupboard key should not be given to any patient. This is the one of the general guidelines we have to follow while we are administering the drug to the patient. So these are the some of the general guidelines. So next move on the classification of the psychotropic drugs. So these are the classification, classify the drugs according to the criteria of the ICD-10 or ICD-DSM-4, that we can classify the drugs according to the disorder or disease. Antipsychotic drugs can be given for the psychotic patient. Antidepressant drugs can be given to the depressive patient. Mood stabilizing drugs can be given to the mood disorder patient. Anxiolytics and hypnosedative drugs can be given to the anti-anxiety patient or any type of sedation, and anti-epileptic drugs can be given to the epileptic patient or any type of convulsions in the patient. Anti-Parkinson's drugs can be given for Parkinsonian patient. Miscellaneous drugs can be given to the just like stimulant drug for the stimulation of the any action or any activity of the mental activity of the patient, and that drugs can be used in the eating disorder, drug used in the addiction, drugs used in the child psychiatry, and vitamins, calcium channel blockers can be given to the patient. This is the psychotropic drugs can be given in the psychiatric disorder. Now next is the antipsychotic drugs. Antipsychotic drugs will be discussed in the later on in the next class. So please remember that tomorrow your test will be there 1 hour. So please prepare yourself.